हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने कितनी रिएक्शंस के बारे में, हैलोजन डेरिवेटिव की रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं, जो इसके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, उनके उदाहरणों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उससे पहले हमने SN1 SN2 प्रकार के रिएक्शंस पढ़ी। SN1 SN2 प्रकार में अंतर क्या क्या होते हैं वो सारे पढ़ लिए। अभी उसके बाद क्या क्या इसके उदाहरण थे वो भी पढ़ लिए। तो सबसे फर्स्ट में हमने देखा कि जो भी आपके जो हैलोजन व्युत्पन्न है वो कितने प्रकार की रिएक्शन दिखाते हैं, 4 प्रकार की, जिसमें से फर्स्ट आपका था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बारे में हमको डिटेलली बता दिया गया है। लास्ट जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारी संपन्न हुई थी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, क्योंकि वो जो उसमें R ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसके ऊपर, तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आता है। ठीक है ना, वो नाभिक स्नेही नहीं होगी। तो फ्रीडल क्राफ्ट एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ओके, तो उसके बाद जो हम लोग इसकी सेकंड रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, सेकंड रिएक्शन किस प्रकार की दिखाता है, विलोपन अभिक्रिया। तो आज हम लोग उसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि जो इनकी दूसरी अभिक्रिया है वो है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया से क्या मतलब होता है, देखो इनमें क्या होता है, विलोपन का मतलब क्या होता है, कोई भी अणु का क्या हो जाना, डिस्प्लेस हो जाना, वहां से गायब हो जाना। ठीक है, यही होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड होते हैं आपके, उनमें से कोई भी छोटे अणुओं का क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। मीन्स कोई छोटे अणु वहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। छोटे अणु जैसे कि मान लो HX से निकल गया, H2 निकल गया, HBr निकल, HCl निकल गया, है ना, और जैसे कि मान लो H2 का अणु निकल गया। तो ये जो छोटे छोटे अणु हैं ये निकल जाते हैं रिएक्शन से बाहर, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, विलोपन अभिक्रिया। तो हमारे जितने भी एल्किल हैलाइड है ये किस प्रकार की रिएक्शन दिखाते हैं, विलोपन अभिक्रिया दिखाते हैं। इनमें से क्या होता है, देखिए एल्किल हैलाइड का आपको संरचना आपको पता ही होगा, क्या होता है, RX होता है ना। तो इस R की जगह मान लो मैं ऐसे लू CH3 CH2X, और याद रखना इसमें R में मिनिमम 2 कार्बन होने जरूरी है। अगर 2 कार्बन नहीं है तब तक ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एक कार्बन वाला आपने ले लिया CH3X, तो वहां पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको 2 कार्बन तो होने ही होने चाहिए। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है, ये हमारा क्या है, हैलोजन है। जिस कार्बन पर हमारा हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस पर जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वाले अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये अल्फा पोजीशन, और इससे नेक्स्ट वाली बीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन, और इसके ऊपर जुड़े क्या हो जाएंगे, बीटा हाइड्रोजन। इतनी चीज समझ आई। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो आपका हैलोजन डेरिवेटिव है उसके अंदर से जो हैलोजन होता है वो और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अणु का क्या हो जाता है, निष्कासन। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लो मैं यहाँ से निष्कासन कराऊं, इससे देखो, इससे क्या जाएगा X और इससे क्या जाएगा H, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा CH2, और इधर भी क्या बच जाएगा CH2। बताइए दोनों की वैलेंसी कंप्लीट है क्या, नहीं है। इस कार्बन की भी 3 है, इस कार्बन की भी कितनी है, 3 ही है। तो ये अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, और इन दोनों से एक अणु का रिमूवल हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, एल्कीन। क्या हो जाएगी, एल्कीन। यानी कि जब भी आप लोग विलोपन अभिक्रिया करवाते हो तो हमें प्रोडक्ट में क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होगी। अब देखिए दूसरी चीज कि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है, इसलिए इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बीटा विलोपन भी। भाई एल्किल हैलाइड में हैलाइड का तो होगा ही होगा, रिएक्शन करेगा तो कुछ हैलोजन का तो होगा ही होगा। अब हैलोजन के साथ में जिसका हो रहा है वो क्या हो रहा है, बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन का हो रहा है, इसलिए इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लो हमने क्या किया, एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, CH3 CH2 Cl ये लिया। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से क्या अणु निकल जाएगा, HCl अणु निकल जाएगा।
अब देखिए इसकी रिएक्शन आप पहले H2O के साथ कराते हो। एक्चुअली ये रिएक्शन इस प्रकार से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हम लोग, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं KOH के साथ में। KOH के साथ करा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, CH2 जो हमारी एल्कीन है, देखो इससे तो क्या निकलना है H, और इसका क्या निकलना होता है H, ऐसे ही निकलेगा। तो इधर बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। होता क्या है, ये जो KOH है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है, और ये Cl नेगेटिव में टूटता है और H पॉजिटिव में टूटता है। तो ये K पॉजिटिव नेगेटिव ये, और ये नेगेटिव पॉजिटिव ये, इस प्रकार से बॉन्डिंग हो जाती है। तो क्या बन जाता है हमारा एल्कीन, KCl और H2O। ये हमारे फाइनली प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखना कि रिएक्शन होती कैसे है। इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले इसका मतलब अगर ये मान लो इस प्रकार से हो रहा है तो CH3 CH2 Cl, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे CH3 और CH2 Cl बाहर जाता है और ये क्या बनता है नेगेटिव, है ना। तो यहाँ से KOH की उपस्थिति में ही जाएगा, ठीक है ना। तो KOH की उपस्थिति में ही जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, K पे KCl और OH नेगेटिव। बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इस K पॉजिटिव ने इस Cl नेगेटिव को निकाल लिया और साथ में क्या निकल गया OH। इतनी रिएक्शन समझ आई। इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप ये होगा, ये लिख लेना तुम लोग, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है CH3 CH2 पॉजिटिव, अब ये OH नेगेटिव यहाँ से अटैक करेगा। तो देखिए OH नेगेटिव की टेंडेंसी क्या है कि वो H प्लस को ले। OH नेगेटिव चार्ज तो उसके पास पहले, यानी बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन तो है, अब बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, H के साथ में। तो ये क्या कहता है H को कि तू आजा, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दे के आना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा, यहाँ से जो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्या कर देता है, इधर दे देता है कि ये तुम लोग ही रख लो, मैं OH के साथ जाता हूँ, ठीक है ना। तो ये OH का जो नेगेटिव चार्ज होता है, अब ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दे दी, H पे कैसे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इसके साथ में निकल लेता है, और जैसे देखो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इसकी वैलेंसी भी पूरी। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2O। तो यही हमारे प्रोडक्ट थे, एल्कीन था, KCl था और H2O था। ये OH तो फिर से काम में आ गए, इसलिए इसको फाइनल प्रोडक्ट तो माने ही नहीं। तो लास्ट में ये हमारे 3 क्या बन गए हैं, प्रोडक्ट बन गए। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी क्या होती है, संपन्न होती है। तो ये क्या होती है, विलोपन अभिक्रिया, जिसके अंदर से एल्किल हैलाइड के अणुओं में से छोटे अणुओं का क्या होता है, निष्कासन होता है, KOH NaOH इनकी उपस्थिति में। अब देखिए इसके अंदर अगर मान लो ये तो एल्किल हैलाइड हमने छोटा अणु लिया है, अगर मान लो हमारे पास में विलोपन से एक से ज्यादा प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो, जैसे कि अच्छा देखिए इस रिएक्शन के अंदर, वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले इस रिएक्शन के अंदर क्या बना था, कार्बोधनायन, ये बना था, कार्बोधनायन बना था फर्स्ट स्टेप में। तो इसमें एल्किल हैलाइड कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी होगा वही तो होगा। तो यहाँ पर जो क्रियाशीलता क्रम होता है, क्रियाशीलता जो क्रम होता है, क्रियाशीलता क्रम होता है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना। और इससे छोटा वाला नहीं आएगा, क्योंकि 2 कार्बन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यही ऑर्डर आपको लिखना है 3 to 1, CH3X मत डाल देना, वो विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित ही नहीं करता। ओके, फिर अगर उसके बाद अगर हम बात करें कि मान लो हमारा हैलोजन सेम हो, सॉरी हैलोजन अलग अलग हो, R क्या हो, सेम हो, यानी कि मान लो हमने एक रिएक्शन कराई CH3 CH2 I में, एक रिएक्शन कराई CH3 CH2 Br में, एक रिएक्शन कराई CH3 CH2 Cl में, और एक रिएक्शन कराई CH3 CH2 F में। तो इनमें से सबसे जल्दी कौन सा जो एटम है वो निकल सकता है, भाई रिएक्शन फास्ट किसकी होगी, जिसमें जल्दी हैलोजन आयन निकल जाएगा उसी की रिएक्शन फास्ट होगी।
तो आपको पता है आयोडीन का साइज बड़ा है, इजीली रिमूव हो सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर आई अलग अलग है और आर ग्रुप सेम है तो ऑर्डर जाता है कि जो आर सेम है तो आर जो आई होता है उसका सबसे ज्यादा, उसके बाद आरबीआर का, उसके बाद आरसीएल का और देन आर एफ का। तो ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। तो ये इनका क्रियाशीलता का क्रम हो गया। उसके बाद देखिए मैं क्या बोल रही हूँ कि ऑर्डर आपको समझ आ गया कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि कार्बोकेटाइन साइन होता है। और ये ऑर्डर क्यों हुआ, क्योंकि इजीली जो ये जो हैलोजन अणु है ये बाहर निकल सकते हैं, इतना चीज हुआ। अब देखिए मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर हमारे एल्कीन जो बने हैं प्रोडक्ट में, ये एल्कीन जो है वो एक से ज्यादा बन जाए, कैसे देखो, अगर मान लो सपोज करो आपके पास है CH3, CH2, CH, Cl और CH3, ठीक है। ये आपके पास में एल्किल हैलाइड है। कितना डिग्री एल्किल हैलाइड है कि जिससे हैलोजन जुड़ा है वो अन्य 2 से जुड़ा है, तो इसका मतलब 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि इससे ये वाला कार्बन हो गया अल्फा और इधर वाला बीटा और इधर वाला भी बीटा, दोनों ही क्या है, बीटा ही है। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। 2 पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि एक बार तो ये इधर वाले हाइड्रोजन से निकाल के एल्कीन बना ले और एक बार ये इधर वाले हाइड्रोजन से निकाल कर एल्कीन बना ले। तो मान लो हमने ऐसे पॉसिबिलिटी ली कि ये जो H है ये इस वाले ये जो Cl है इस वाले H के साथ निकल रहा है, ये पॉसिबिलिटी A, और फिर ये मान लो हमने पॉसिबिलिटी ली B, ठीक है। तो एक बार जब ये इसके साथ निकल रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही KOH लगा देना यहाँ पे, KOH के उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3, भाई ये वाला तो कोई चेंज नहीं होगा, CH2, CH, इसका तो Cl निकल गया और इसका क्या निकल जाएगा H, तो डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक तो ये बना और प्लस में क्या निकल जाएगा KCl प्लस में H2। अब देखिए अगर मान लो हमारे पास में ये वाला हो कि हमने B वाला लिया, तो हमने इधर वाले बीटा हाइड्रोजन से क्या बीटा हाइड्रोजन रिमूव किया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा CH3। अब देखिए ये वाला जो CH है ये CH2 है, लेकिन इससे एक हाइड्रोजन तो निकल जाएगा तो CH ही बचेगा, तो डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, तो फिर बनेगी ये एल्कीन। तो ये देखिए इधर से करेंगे 1 2 3 4, 1 ब्यूटीन, इसका नाम तो हो जाएगा 1 पे ब्यूटीन, और इसका 1 2 3 4 इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। तो हमारे पास में 2 प्रकार की एल्कीन बनी है, एक हमारे पास में बनी है 1 ब्यूटीन और एक हमारे पास में बनी है 2 ब्यूटीन। तो जब 2 प्रकार की एल्कीन बन जाए तो अब कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या होता है देखना पड़ता है। मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ा था तब उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि कौन से प्रकार का एल्किल हैलाइड ज्यादा स्थायी होता है ना, कौन सा मतलब मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करता है। तो ये मार्कोनिकॉफ नियम में भी बताया था कि पॉसिबिलिटी दोनों होती है, किधर की साइड हाइड्रोजन जुड़ेगा, किधर की साइड हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये मार्कोनिकॉफ नियम बताता है। यहाँ पे क्या बताते कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सेटजेफ ने ये बताया कि जो एल्किन मेजर प्रोडक्ट वही बनेगी जिस एल्किन पर एल्किल प्रतिस्थापी ज्यादा जुड़े होंगे। एल्किल प्रतिस्थापी ज्यादा जुड़े होने का मतलब देखिए कि मान लो ये वाली एल्किन है, इस पर ये H जुड़ा है, ये H जुड़ा है, ये H जुड़ा है, ये H जुड़ा है, कोई एल्किल प्रतिस्थापी नहीं है, सारे के सारे हाइड्रोजन है। अब मैंने एक CH3 लगा दिया तो एक एल्किल प्रतिस्थापी हो गया, फिर मैंने इधर भी CH3 लगा लिया, 2 एल्किल प्रतिस्थापी, फिर मैंने इधर लगा दिया और इधर लगा दिया, तो 4 एल्किल प्रतिस्थापी। तो उसने क्या बताया कि जितने एल्किल प्रतिस्थापी एल्कीन पे जुड़े रहेंगे, जितने एल्किल प्रतिस्थापी जैसे कि CH3 हो गया, C2H5 हो गया, जितने भी एल्किल प्रतिस्थापी इस एल्कीन पे जुड़े रहेंगे वो वाली एल्कीन ज्यादा स्थायी बनेगी। ये किसने बताया, सेटजेफ ने, और ये क्या कहलाता है, सेटजेफ नियम। तो सेटजेफ नियम क्या होता है देखिए, नेक्स्ट हम लोग इसी के अंदर देखते हैं।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। तो क्या लिखोगे कि एल्किल हेलो एल्केन के विलोपन से एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो जिस एल्कीन पर एल्किल प्रतिस्थापी अधिक जुड़े होंगे वह मेजर प्रोडक्ट होगा या मेजर मुख्य उत्पाद के रूप में, वह मुख्य उत्पाद के रूप में होगी। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, सेटजेफ नियम। क्या कहलाता है कि हेलो एल्केन के विलोपन अभिक्रिया से यदि एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना है। अब देखो ये एक से अधिक प्रकार की एल्कीन है, तो कौन सी जिस एल्कीन पर एल्किल प्रतिस्थापी अधिक होंगे वही हमारे क्या होगी, मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी। और यही हमारा नियम क्या कहलाता है, सेटजेफ नियम कहलाता है। अब देखिए आप लोग इनमें से बताओ तो 1 ब्यूटीन ज्यादा होगी या 2 ब्यूटीन। तो देखिए 1 ब्यूटीन की एल्कीन की संरचना अगर बनाएंगे तो देखिए डबल बॉन्ड वाला कार्बन लेते हैं, डबल बॉन्ड सी, इधर इसके ऊपर एक हाइड्रोजन और इधर इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, इतना समझ आ रहा है। इसके ऊपर एक हाइड्रोजन तो है और इसके साथ में एक क्या है, CH2 और CH3, यानी कि यहाँ पर एल्किल प्रतिस्थापी कितना है, एक। एल्किल प्रतिस्थापी कितना, एक। अब हम इस पे आते हैं तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड C, अब इसका एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है और एक इसके ऊपर क्या जुड़ा है, CH3, इसमें भी एक हाइड्रोजन है और एक इसके ऊपर क्या जुड़ा है, CH3। तो यहाँ पे कितने एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े हैं, 2। तो ये वाली क्या हो जाएगी, मेजर एल्कीन प्रोडक्ट, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर। तो 88% ये प्राप्त होता है, 12% ये प्राप्त होता है, या फिर 82% और 18% इस प्रकार से, मतलब मेजोरिटी इसकी होगी। ये बहुत ही कम मिलेगा, पर मिलेगा जरूर, क्योंकि बनने की संभावना है तो बनेगा तो सही ना, है ना। तो आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से करना होगा। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराती हूँ, इससे रिलेटेड ही ये चीज समझ आई ना। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं कि ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है एक बार, तो थोड़ा अच्छे से समझ लेना, और यही नियम वापस से दोहराया जाएगा, तो इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि 2 ब्रोमो पेंटेन में विलोपन अभिक्रिया समझाइए तथा उपयुक्त नियम को भी समझाइए। तो 2 ब्रोमो पेंटेन जो है उसकी संरचना आप बनाओगे। पेंटेन है मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 2 पे ब्रोमो है तो 2 पे ब्रोमो जोड़ दो, फिर इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। CH3 इसकी 3 हो रखी है तो 1, इसकी 2 हो रखी है तो H2, इसकी भी 2 हो रखी है तो H2 और इसका H3। ये आपका क्या बन गया, 2 ब्रोमो पेंटेन बन गया। अब इसमें विलोपन अभिक्रिया आपको बतानी है, तो वही आप लोग के पास 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं कि ये Br या तो इधर वाले से, देखो ये वाला अल्फा, इसका ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। जब 2 बीटा हो जाए तो इसका मतलब 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना है। तो यहाँ से भी ये निकाल सकता है और यहाँ से भी ये अणु निकाल सकता है। तो आपको किसके साथ में रिएक्शन कराते हो, इसकी KOH के साथ में रिएक्शन कराओगे
तो क्या होगा देखिए, मान लो ये ए पाथ ले रहे हैं, ये हम लोग बी पाथ ले रहे हैं, तो ये यहां से निकाला, तो यहां से निकालो तो इधर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 और CH3, यही होगा। तो इसका तो Br जाएगा और इसका H है ना, प्लस में देखिए KBr और H2, ये तो आपके फाइनल प्रोडक्ट साथ में तो साइड में निकलेंगे। आपको एल्कीन देखना है, तो ये वाली एल्कीन बनी। अब इस एल्कीन की संरचना बनाओ, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ले लिया, इसके इधर की साइड दोनों हाइड्रोजन को जोड़ दो, इधर की साइड भी एक हाइड्रोजन तो है और एक आपका जुड़ा है CH2 CH3। कितना एल्किल प्रतिस्थापी है, एक एल्किल प्रतिस्थापी। अब हम इधर वाले पे आते हैं कि ये Br जो है इधर से ना लेके इधर से लेगा, तो इधर से तो ले नहीं रहा, तो ये तो क्या बच जाएगा CH3 और इसके ऊपर CH, Br तो निकल ही लिया, डबल बॉन्ड CH2 था, अब CH2 में से एक हाइड्रोजन तो ले लिया, तो CH ही बचा, फिर CH2 और देन CH3। ओके, अब वही साथ में KBr प्लस H2 तो निकलेंगे, उसका तो साइड प्रोडक्ट का ज्यादा ध्यान रखना। अब आप लोग इस एल्कीन की संरचना बनाओ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पे एक जुड़ा है हाइड्रोजन और एक जुड़ा है आपका CH3, ठीक है। ऐसे ही इस कार्बन पे एक जुड़ा है हाइड्रोजन, एक जुड़ा है CH2 CH3। तो एक एल्किल प्रतिस्थापी ये रहा और एक एल्किल प्रतिस्थापी ये रहा, तो कितने एल्किल प्रतिस्थापी है, 2 एल्किल प्रतिस्थापी है। और ये आपका क्या है, एक एल्किल प्रतिस्थापी है। तो ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये लगभग 18% बनता है और ये लगभग 82% प्राप्त होता है। इसका नाम अगर देखें तो इसका नाम क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5, 1 पेंटिंग, और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 पेंटिंग, 2 पेंटिंग और इसका 1 पेंटिंग। पेंट इन, पेंट किसके लिए, 5 कार्बन के लिए, इन किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए, तो वही पेंटिन हो जाएगा, 1 पेंटिन और 2 पेंटिन। अब देखिए ये आप लोग समझा दोगे पहले, फिर आप लोग क्या लिखोगे कि यहाँ पर चूंकि एक एल्किल प्रतिस्थापी है 1 पेंटिन में और 2 पेंटिन में 2 एल्किल प्रतिस्थापी है। तो सर्जक ने ये बताया कि जब एक ही एल्किल एलाइड से 2 प्रकार के जो एल्किन, वह एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी जिस पर एल्किल समूह ज्यादा जुड़े रहेंगे। और आपको पता है इस पर एल्किल प्रतिस्थापी समूह ज्यादा जुड़े हैं, इसलिए ये आपकी क्या हो जाएगी, मेजर प्रोडक्ट और ये आपका माइनर प्रोडक्ट। तो ये आपकी कंप्लीट होती है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया के बारे में इतना ही था। यहाँ पे क्या होती है, विलोपन अभिक्रिया खत्म। तो विलोपन अभिक्रिया के बाद हम लोग जो नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो थी धातु के साथ अभिक्रिया। तो धातु के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो विलोपन अभिक्रिया आपको समझ आई, सेटजक नियम समझ आने हैं। और एग्जाम्पल देखिए आपको कोई भी मिल सकता है कि 2 ब्रोमोपेंटेन मिल जाए और भी कोई मिल जाए, क्लोरो भी मिल जाए, है ना, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, आयोडो भी मिल सकता है। तो आपको बस ध्यान इतना रखना है कि अगर 2 बीटा कार्बन आपको प्राप्त हो रहे हैं और 2 बीटा कार्बन प्राप्त हो रहे हैं तो 2 प्रकार की एल्कीन प्राप्त होगी, है ना। तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग तीसरी जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो तीसरी हम लोगों ने पढ़ी थी धातु के साथ अभिक्रिया। यानी कि एल्किल हैलाइड धातु, जैसे कि मान लो जिंक धातु हो गई, सोडियम धातु हो गई, लिथियम धातु हो गई, मैग्नीशियम धातु हो गई, है ना, और SAPB, इन सब के साथ में रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी बनाती है। और ये नेम रिएक्शंस भी होती है इनमें से कई, तो ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है इनको और अच्छे से पढ़ लेना। जितनी भी नेम रिएक्शन है वो तो एटलीस्ट अच्छे से ही पढ़नी है। तो इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है आपके वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया
अब ये देखिए बोलने में तो वुटर्स अभिक्रिया ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि इसका प्रोनाउंसिएशन वुट्स अभिक्रिया होती है और ये हिंदी में ऐसे लिखी जाती है वुट और ये ज, ठीक है। और ये होती क्या है, वुट्स अभिक्रिया। तो वुट्स अभिक्रिया क्या होती है कि जो हेलो एल्केन होते हैं आपके, वो हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया कर एल्केन देते हैं। तो हेलो एल्केन क्या करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे किसके साथ, सोडियम के साथ। सोडियम क्या है, धातु, तो धातु के साथ मान लो हमने हेलो एल्केन लिया CH3Cl, ठीक है ना, ये हेलो एल्केन ले लिया आपने। अब ये क्या करेगा, सोडियम के साथ में अभिक्रिया करेगा, तो ये सोडियम का पीस ले लिया। होगा क्या, देखिए ये जो 2Na है और इसके 2 Cl, देखो मैं आपको जोड़ के बताती हूँ, इस प्रकार से होगा Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, ये एक अणु हो गया है ना, और ये CH3Cl का दूसरा अणु हो गया। 2 अणु लिए ना हमने, तो ये CH3Cl का एक अणु और ये CH3Cl का दूसरा अणु। होगा क्या, इनमें से कि यहाँ से इनका बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों सोडियम के साथ में निकल जाएंगे, तो 2NaCl निकल जाएगा। तो फिर CH3 किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, CH3 के साथ में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 क्या है, ये एल्केन ही तो है एक टाइप से। कौन सी एल्केन है, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो एथेन, 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, एथेन हो गया। एल्केन की जगह आप लोग एथेन भी लिख सकते हो, और प्लस में क्या निकल जाएगा, 2NaCl, ठीक है। तो 2 अणु आपको अल्किल हाइड के चाहिए, 2Na के लिए चाहिए, फिर एल्केन बन जाएंगे। 2 अणु लेने जरूरी है, क्योंकि 2 अणु लोगे तभी एल्केन व्युत्पन्न प्राप्त होगा। सपोज करो हमने क्या लिया, एक और मैं आपको बता देती हूँ, CH3 CH2Cl लिया, 2Na की उपस्थिति में कराई। आपकी बार ऐसे जोड़ के जरूरत तो नहीं है, तो 2 इसके Cl निकल जाएंगे, और क्या है, एक तो अणु है CH3 CH2 और दोबारा भी CH2 CH3, ये जुड़ जाएगा और प्लस में 2NaCl निकल जाएगा, तो ये आपका ब्यूटेन बन जाएगा। ये 4 कार्बन है तो ब्यूटेन बन जाएगा। याद क्या रखना है कि जो आपका एल्किल समूह है RCl होता है, 2 मोल R के लेते हैं हम लोग, 2 मोल Na के, तो क्या हो जाएगा, R और R जुड़ जाएगा और 2NaCl निकल जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये R था, और एक और इसके जैसा ही R है, तो ये CH3 CH2, और ऐसा मत जोड़ देना फिर से CH3 CH2, वो वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। इधर कार्बन के देखोगे तो 5 हो जाएगी, इधर कार्बन के देखोगे तो 3 हो जाएगी, तो आपको बैलेंस करते हुए ही करना है, इधर CH2 फिर इधर CH3, तो इस प्रकार से आपका ब्यूटेन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपकी क्या होती है, वुड्स अभिक्रिया। इसके अंदर हमने हेलो एल्केन की शुष्क ईथर, अच्छा एरो के ऊपर ये जरूर लिखना शुष्क ईथर, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, एल्केन देते हैं, और ये आपकी अभिक्रिया क्या कहलाती है, वुड्स अभिक्रिया। दूसरी जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा हम लोगों ने जिंक के साथ देखा, सोडियम के साथ हो गई, लिथियम के साथ देखते हैं। तो लिथियम के साथ क्रिया करके ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो इसकी सेकेंड रिएक्शन है वो है लिथियम के साथ अभिक्रिया। तो जो हेलो एल्केन होते हैं वो हेलो एल्केन ईथर की उपस्थिति में लिथियम से क्रिया कर कार्ब लिथियम यौगिक
कार्ब लिथियम यौगिक बनाते हैं। अब देखिए कैसे, आपने क्या लिया, हेलो एल्केन लिया। हेलो एल्केन जैसे कि मान लो आपने ले लिया CH3 CH2 बियर, है ना, या CH3 CH2 Cl, कुछ भी ले लो, ये लिया आपने। ओके, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, आपने लिथियम के साथ में कराई। तो क्या होगा, ये जो लिथियम होता है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक Li के साथ तो ये Cl निकल जाएगा, LiCl, और एक Li यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Li और एक LiCl निकल गया। और एक इसकी रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है, ईथर की उपस्थिति में। तो ये जरूर याद रखना कि यहाँ से जो ये प्रोडक्ट मिलते हैं इनको क्या बोला जाता है, कार्ब लिथियम यौगिक, क्योंकि इनमें कार्बन है और ये लिथियम के साथ, धातु के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक होते हैं ये। तो ये इनसे क्या बनाए जाते हैं, कार्ब लिथियम यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। तो इस अभिक्रिया के अंदर आपको क्या समझ आया कि ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करनी है और कार्ब लिथियम यौगिक बनाना है ना। इसी प्रकार से आगे जिंक के साथ में, मैग्नीशियम के साथ में और भी अगर रिएक्शन है और फिर अपचयन रिएक्शन है, तो कल की क्लास के अंदर वो कंटिन्यू करेंगे आगे। ये रिएक्शन आप इतने अच्छे से पढ़िए यहाँ तक ही, है ना। उसके बाद के आगे जो रिएक्शन है वो हम लोग कल पढ़ेंगे कि जिंक के साथ में या मैग्नीशियम के साथ में या पीपीलेड के साथ में, और फिर अपचयन कैसे करते हैं, उन रिएक्शंस के साथ में करके ये क्या प्रोडक्ट देते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। इतने आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से अपने चैप्टर्स उनको रेडी कीजिए और इन क्लासेस को सीरियसली लेके पढ़िए, ठीक है।